तो अभी हम पढ़ने वाले हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जो हमारे एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं और हम जनरली भी जो हमारे थ्योरेटिकल पेपर होते हैं उसके अंदर भी। तो देखो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो पहला मैंने लिखा हुआ है कि किसी भी सेल के अंदर देखो दो कंडीशन होगी, या तो सेल के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा या फिर उस सेल के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो जिस टाइम पे एक सेल के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो आप दो टर्म्स पढ़ोगे। मैंने बोला I इज इक्वल टू 0, यानी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। उस केस के अंदर आपकी ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। कब? जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता सेल के अंदर। ठीक है, अब देखो मान लिया मैंने एक तरीके का एक सेल का डायग्राम बनाया, यहां पर मतलब एक सर्किट का डायग्राम बनाया। कैपिटल आर का मतलब है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया है, स्मॉल आर का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ई होती है हमारे पास में ईएमएफ और आई होगा हमारे पास में करंट। ठीक है, ये सर्किट हम जब यूज कर रहे हैं जब आपके पास में करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो जब करंट फ्लो नहीं करता तो हमें पता है ओम्स लॉ क्या बोलता था, दैट करंट किसके बराबर होता है, I इज इक्वल टू V बाई R। तो अब मैंने बोला कि जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो ईएमएफ और वोल्टेज होंगे बराबर, यानी इस वोल्टेज की जगह पे आ जाएगा आपके पास में ईएमएफ, नीचे आएगा टोटल रेजिस्टेंस आपके पास में, मतलब R का मतलब यही होता है ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस किस किस के बराबर होगा, कैपिटल R प्लस में स्मॉल r, दोनों के दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो यहां पर ये डायरेक्टली जुड़ जाएंगे और हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू ई अपॉन R प्लस में R। कैपिटल R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल r हमारे पास में होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल R होता है हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां तक की बात। अब आगे चले तो ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास सेल के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। इसके आगे जब हम चलते हैं कि जब आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा है, यानी जब करंट उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, यानी जो सेल है आपके पास में, जो सर्किट है वो खुद इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर रहा है। तो एरो देखो बैटरी से उस वाली साइड जा रहा है, यानी अवे जा रहा है, इसका मतलब ये सेल क्या हो रहा है, आपका डिस्चार्ज हो रहा है। तो जब सेल आपके पास में डिस्चार्ज होता है, अब करंट फ्लो कर रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम निकाल लेंगे आपके पास में Vp, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो P पॉइंट पर था माइनस का VQ जो पोटेंशियल डिफरेंस था आपके पास में Q पॉइंट पर, क्योंकि हमें नेट डिफरेंस ही तो है ना, तो दोनों पॉइंट के जब पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस का आपके पास में फॉर्मूला होगा, E होगी आपके पास में यानी कि ईएमएफ, जो मैक्सिमम आपके पास में ईएमएफ आप ये बोल सकते हो जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है। ठीक है, अब देखो ये आपके पास में मैक्सिमम थी, अब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो देखो ये भी तो हमें पता है दैट V इज इक्वल टू I इंटू का R, तो है क्या, ये भी तो आपके पास में क्या है, एक तरीके से पोटेंशियल की तो बात कर रहे हैं। तो जब सेल डिस्चार्ज होगा आपके पास में तो ईएमएफ में से माइनस होगा I मल्टीप्लाई का R, I है करंट और R है आपके पास में इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उस केस के अंदर जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो और आपके पास में सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ हो तो फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू का R। और हमें दिख रहा है जब ईएमएफ में से कुछ माइनस हो रहा है तो आपके पास में जो वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, आपके पास में ईएमएफ से कम आएगी, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, ईएमएफ से कम आएगा। कब, फॉर्मूला हमारे पास में ये हो गया हमारे पास में दैट V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू का R, जब सेल क्या हो रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा हो। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज होगा। जब सेल आपका चार्ज हो रहा हो तो देखो एरो की डायरेक्शन सेल की तरफ आई हुई है, अगेन आपके पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। तो फिर से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो Vp माइनस का VQ,
क्योंकि मुझे P और Q पॉइंट के बीच में निकालना था। अब आपके पास EMF के अंदर I इंटू का R क्या होगा, आपका मल्टीप्लाई होगा, जब ऐड होगा, तो यानी अब EMF क्या होगी आपके पास में, जो वोल्टेज है आपके पास में, वो आपके पास में जो सेल की EMF होगी उससे क्या आएगी आपके पास में, ज्यादा आएगी। ठीक है, तो दो केस हो गए, कब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे माइनस वाला और कब प्लस वाला, तो वो हमें ये करंट की डायरेक्शन बताएगा कि सेल आपका डिस्चार्ज हो रहा है या फिर चार्ज हो रहा है। ठीक है, एक तो आपके पास फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा पूछ सकता है कि जब सेल डिस्चार्ज होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है या EMF ज्यादा होती है, जब चार्ज हो रहा होता है तब कौन ज्यादा होता है। ठीक है, दो क्वेश्चन यहां से बन गए। आगे बोलता है व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किटेड और रेजिस्टेंस बिकम जीरो। अब देखो, जब कोई भी सेल शॉर्ट हो जाता है ना, तो शॉर्ट वो सेल तब होता है जब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लगा रखा था वो क्या हो जाए आपके पास में, जीरो हो जाए। ठीक है, यानी अगर कोई सेल आपका शॉर्ट हो गया तो उसका मतलब उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट I होता है E अपॉन R प्लस में कैपिटल R के बराबर। अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो हो गया जीरो, तो क्या बच गया, I इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r। अब फॉर्मूले में आ जाओ हमारे पास में। अब देखो, मोस्टली हमारे पास में डिस्चार्जिंग ऑफ सेल वाला फॉर्मूला लगता है, ये तो आपके पास में स्पेशल कंडीशन देगा, नहीं तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि सेल जो आपके पास में लगा हुआ है वो करंट सप्लाई करता है, तो हमारे पास जनरल कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू का R होना था। अब देखो, इस I की मैं वैल्यू पुट करूंगी, जब सेल शॉर्ट हो गया तो ये R तो जीरो हो गया, तो क्या आएगा E इंटू में R, E बाय में R, मल्टीप्लाई में स्मॉल r था, ये दोनों कट गए, तो जब EMF में से EMF माइनस हो गया तो फॉर्मूले से भी प्रूव हो गया कि जब आपका सेल शॉर्ट हो जाता है तो उसके बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आता ही नहीं है, यानी वहां पर वो क्या करेगा, जीरो चेंज इन पोटेंशियल को वो शो करेगा। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि अगर आपके पास में सेल शॉर्ट हो गया तो पहली कंडीशन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, दूसरा उसके अंदर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कोई वोल्टेज चेंज नहीं होगा। वो ऑप्शन में उलझाएगा, वोल्टेज चेंज होगी, वोल्टेज इंक्रीज होगी, वोल्टेज फर्स्ट इंक्रीज होगी या फर्स्ट डिक्रीज होगी, या फिर वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा वोल्टेज में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक इसी टाइप से यहां से क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, दो न्यूमेरिकल के फॉर्मूले तो ये हो गए, तीसरा ये वाला हो गया अपने पास में, और एक ये वाला हो गया जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो अपने पास में कितने फॉर्मूले हो गए, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया, दूसरा अपने पास में ये वाला फॉर्मूला हो गया, तीसरा ये वाला, और चौथा जब आपके पास में सेल आपका शॉर्ट हो गया। अब दो फॉर्मूलेज हम और करेंगे इसके अंदर, वो फॉर्मूलेज हैं कुछ इस तरीके से, जब हमें कॉम्बिनेशन के अंदर EMF निकालनी हो दो सेल्स की, तो वो कैसे निकालेंगे, उसमें भी हमारे पास में दो केस होंगे। देखो, जैसे कि ठीक है, देखो एक क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल इस तरीके से दे सकता है, ये कोई हमने बैटरी लगाई थी, ठीक है, एक सेल हमने इस तरीके से लगा दिया। अब हमें ये पता है जो ये बड़े वाला आपके पास में ये जो स्लैश है ना, या आप इसको क्या बोलोगे, डंडा बोलो या स्लैश बोलो, जो भी बोलो, ये आपका बड़े वाला कहलाता है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, बड़े वाला क्या कहलाता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये छोटे वाला क्या कहलाता है हमारे पास में, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, हमारे पास में अब देखो ये चीज तो मैंने जर्नल बता दी। अब यहां पर अब वो क्या बोलेगा आपको, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बता दिए। अब इस पूरे के पूरे को एक एक्सटर्नल सेल के साथ में इन्होंने और कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, या फिर ऐसे मानो दो ही लेकर चलते हैं हम यहाँ पर, कि एक ऊपर वाला था एक नीचे वाला था, इसकी EMF E1 थी और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था हमारे पास में, R1 था। नीचे वाले की EMF E2 थी और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, R2 था। तो क्वेश्चन वाला ये बोलेगा कि आप इसकी नेट EMF निकाल कर बताओ कितनी होगी, और दूसरा पूछेगा कि नेट रेजिस्टेंस कितना होगा इस वाले सेल का। तो दो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक डायग्राम है इस तरीके का, दूसरा डायग्राम दिया हो सकता है कि एक सेल हमारे पास में यहां पर है, दूसरे सेल में अब दोनों के दोनों टर्मिनल्स अपोजिट हो चुके हैं। यहाँ पर यहाँ देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ था, नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके अंदर देखो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस केस के अंदर भी फर्स्ट वाले सेल की EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, नीचे वाले की EMF E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R2।
तो ऐसे केस के अंदर हमारे पास में नेट ईएमएफ जो निकल कर आएगी बैटरी की, मतलब पूरे के पूरे आपका 2 सेल जुड़ गए मतलब बैटरी बन गई। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल। तो नेट ईएमएफ आपके पास में जो निकलेगी उसका फॉर्मूला होगा E1 मल्टीप्लाई में R2 प्लस में E2 मल्टीप्लाई में R1 अपॉन में R1 प्लस का R2। ये फॉर्मूला जब होएगा आपके पास में जब आपके पास में पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ हो और नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा हुआ हो। ठीक है, इस केस के अंदर जब आपके पास में टर्मिनल्स उल्टे जुड़े हुए हैं तो बीच में इस फॉर्मूले के आ जाएगा माइनस का साइन, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा E1 R2 माइनस का E2 R1 अपॉन में R1 प्लस का R2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा और ये वाला कब लगेगा ये हमें बताएंगे बैटरी के टर्मिनल्स। अब देखो दोनों के दोनों सेल पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं और पैरेलल के अंदर जो हमारे पास में नेट रेजिस्टेंस या फिर अफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। या फिर ऐसे कंफ्यूजन हो रही हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन में R2, जो भी वैल्यू निकलेगी उसको रिवर्ट कर देंगे। है तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का तो टर्मिनल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर भी अफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या निकल कर आएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में ईएमएफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के हो जाते हैं फॉर्मूले कंप्लीट।